बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू हिस्से नसर चैप्टर नंबर 2 में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम सबक नंबर 2 नया कानून जो कि सआदत हसन मिंटो का अफसाना है वो आपके सामने पेश करेंगे। इस लेक्चर से आपको सबक का एक बुनियादी तारुफ जो है वो हो जाएगा, जिसके बाद सबक को स्टडी करना, सबक को लर्न करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये लेक्चर आप लोगों ने बिल्कुल तवज्जो से एंड तक जो है ये लेक्चर आपने देखना है ताकि सबक पे आपको मुकम्मल कमांड हासिल हो सके। तो मेरी कोशिश होगी आपकी एक बेस बना दी जाए, आपको सबक का ऐसा तारुफ करवा दिया जाए। उसके बाद बेशक आप किसी बुक से किसी गाइड से आप देखें, आप स्टडी करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। आज के हमारे चैप्टर जो है लेक्चर जो है इसकी आउटलाइन में 3 चीज़ें हम देखेंगे। हम सबक का तारुफ आपके साथ डिस्कस करेंगे, सबक का मरकज़ ख्याल और ख़ुलासा आपके साथ डिस्कस करेंगे, और अहम इबारात की तशरीह जो है 2-3 इबारात सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी तशरीह आपके साथ करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम कुछ मज़ीद इबारात जो है सेलेक्ट करेंगे और उसके सवाल जवाब की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे और उनकी जो तशरीह जो है वो भी आपके साथ कर लेंगे। तो बेसिकली आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से आप बहुत आसानी से आगे जा सकेंगे। तो चलें बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबक का तारुफ। सबक मैंने कहा था ये नया कानून सआदत हसन मिंटो का अफसाना है। तो पहले जो बात वो आपके माइंड में आ रही है कि ये अफसाना किसे कहते हैं। ठीक है, अफसाना जो है ये होता क्या है। अफसाना बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि आप टेलीविज़न पर ड्रामा देखते हैं। उस ड्रामे में एपिसोड्स होती हैं, एपिसोड 1, एपिसोड 2। एपिसोड 1 में कहानी शुरू होती है और एपिसोड 100 या एपिसोड 50 या एपिसोड 13 या एपिसोड 20 किसी आखिरी लास्ट एपिसोड में जाके कहानी ख़त्म होती है। लेकिन कोई एक ऐसा ड्रामा जो एक ही एपिसोड में उसकी कहानी मुकम्मल हो जाए, तो इसको हम अफसाना कह सकते हैं। एक फर्जी कहानी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है। इसके मुकाबले में एक नावल होता है, वो भी फर्जी कहानी होती है। उसमें पूरी लाइफ, पूरे किस्से को सुनाया जाता है। अफसाने में पूरा किस्सा नहीं सुनाया जाता, सिर्फ एक पॉइंट टू द पॉइंट उसको पिक कर लिया जाता है। एक सेंट्रल आइडिया होता है, मरकज़ी ख्याल, उसको पिक कर लिया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 30-40 मिनट्स में इसको जो है उसका प्ले जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो ये शॉर्ट स्टोरी होती है और मुकम्मल जो हीरो जो इसका होता है, जो किरदार जो इसका होता है, उसकी मुकम्मल लाइफ को जो है वो अहाता नहीं किया जाता, एक ख़ास पॉइंट जो है उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। नया कानून। अच्छा, इसके सबक का तारुफ हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका होना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त तो जैसे आपको पता है कि 2 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया। पहले ये दोनों कंट्रीज़ एक कंट्री हुआ करते थे जिसको हिंदुस्तान कहते थे और उस पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पे मुग़ल एम्पायर, मुसलमानों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ यहाँ तिजारत करने के लिए आए थे और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने कदम मजबूत किए और पूरे हिंदुस्तान पे इन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब हिंदुस्तान के लोग जो हैं उनके जहन में ये बात आ गई थी कि अंग्रेज़ बाहर से आए हैं, ये हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, हम ग़ुलाम हैं, ये हमारे आका बने हुए हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने एक आज़ादी की जंग भी लड़ी थी जो कि नाकाम हो गई थी और उसके बाद इन पर सख्तियाँ जो है बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने करनी शुरू कर दी थी। तो वो हमारा पॉइंट नहीं है, हम नए कानून की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल 1930 में एक ऐसा कानून रिप्रेजेंट हो रहा था जिसमें एक ऐसे कानून की बात यहाँ पे की जा रही है कि 1930 में एक ऐसा कानून था कि जो इख्तियारात लोकल सतह पर मुंतकिल करने के बारे में कानून था, जो इस बारे में बात हो रही है। तो इसको जो है उस वक्त जब ये कानून नाफिज हो रहा था, उस कानून के नफाज के वक्त लोगों के जहन में क्या था, लोगों की नफ्सियात क्या थी, तो उस चीज़ को इस अफसाने नया कानून में जो है रिप्रेजेंट किया गया है, उसकी अक्कासी की गई है, दिखाया गया है। आप इस अफसाने को पढ़ते हैं तो आपको यूँ लगता है कि आप बिल्कुल 1930 के ज़माने के अंदर आप जी रहे हैं और बिल्कुल आपको महसूस होता है आप टाइम मशीन के ज़रिए पुराने ज़माने में जो है चले गए हैं। तो इस स्टोरी में ये होगा कि इसका सबक का तारुफ जो ये है कि एक नया कानून नाफिज किया जा रहा है
और उस नए कानून के नफाज के वक्त लोगों की क्या नफ्सियात थी, लोगों के दिलों में कैसे एक कॉमन मैन, एक सिंपल आदमी के दिल में अंग्रेज़ों के लिए क्या जज्बात थे। तो ये इस सबक का तारुफ है। सबक का मरकज़ी ख्याल सेंट्रल आइडिया, ठीक है, कि सेंट्रल आइडिया याद रखो हमेशा 3-4 पॉइंट्स पे होता है। आप जो असल एक इबारत दे दी जाती है और उसके आखिर में जो सवालात होते हैं तो उनमें कोई सवाल आ सकता है कि इस सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है। ये इबारत जिस सबक का नाम नहीं दिया गया होगा लेकिन ऊपर एक पैराग्राफ दिया होगा, ये पैराग्राफ जिस सबक से उसका मरकज़ी ख्याल आपने लिखना होगा। ये बहुत अहम चीज़ है। तो मरकज़ी ख्याल इस सबक का ये है कि जब कानून साजी होती है, कोई नया कानून आ रहा होता है, तो गरीब आदमी सिंपल कॉमन मैन की उससे तवक्कात जो है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और वो कानून जब नाफिज होता है तो उसके जो समरात होते हैं, जो फ़वाइद होते हैं, वो आम आदमी तक जो है वो नहीं आते। ये आजकल की आप देख लो ना, आजकल भी अगर कोई कानून साजी होती है, कोई कानून बनता है, तो जो आम आदमी, जो कॉमन मैन, जो गरीब आदमी है, उसको इतने इफेक्ट, उसको इतने फ़ायदे जो हैं उसके नहीं पहुँचते। तो ये इस सबक का मरकज़ी ख्याल है कि जब नई कानून साजी होती है तो गरीब अवाम जो है, आम आदमी जो है, उसकी तवक्कात उससे बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो कानून नाफिज होने के बाद उस आदमी की जो तवक्कात हैं वो पूरी नहीं होती, उसको जो समरात हैं, जो फ़वाइद हैं, वो नहीं मिलते। सबक का खुलासा इस तरह होगा कि इस पूरे सबक को आपने 1/3 करके रिप्रेजेंट करना, इसको खुलासा कहते हैं। खुलासा जानना भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए इस सबक में हुआ क्या है। आपने सबक रीड किया तो आपके माइंड में एक स्टोरी चल रही होगी, वो खुलासा कहलाएगी। अच्छा, खुलासा मैं आपको बहुत ज़रा शॉर्ट करके बता देता हूँ कि इस सबक का यूँ है कि इस सबक में एक जो मरकज़ी किरदार है उसका नाम है मंगू। मंगू एक कोचवान है, घोड़ा चलाता है। पुराने ज़माने में तो टैक्सी वगैरह नहीं होती थी, तो हॉर्स होते थे, हॉर्स के पीछे एक जो है गाड़ी बांधी होती थी, तो उसमें जो है एक बंदा चला रहा होता था, उसको कोचवान कहती थी। तो इसमें एक मूवी है शोले मूवी है, उसमें एक हीरोइन है बसंती। तो बसंती घोड़ा चला रही होती थी। तो अगर आपको पता नहीं है कोचवान क्या होता है तो आप बसंती को सर्च कर लें तो आप देखेंगे वो घोड़ा हॉर्स ड्राइवर को कोचवान कहते हैं। तो मंगू जो है उस तरह बसंती की तरह मंगू जो है वो भी एक कोचवान था, वो अपना घोड़ा जो है वो चलाया करता था। अच्छा, इस ज़माने के मंजर कशी की गई है बहुत खूबसूरती से कि देखें उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह नहीं थे, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं थे, टेलीविज़न वगैरह नहीं थे, तो लोगों को इतनी सोर्सेज वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो नहीं मिलती थी। सोशल मीडिया नहीं था तो लोग आपस में जो है एक जगह पे बैठ जाते थे। अब तो हम कहीं भी हों अपने मोबाइल में लगे होते हैं, तो उस वक्त किस तरह नहीं होता था, लोग आपस में गैदरिंग करके बैठ जाते थे और बात से बात जो है चलती रहती थी। तो मंगू जो है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो क्या करता था, उसके घोड़े में जब सवारियां बैठती थी तो वो उनकी बातें सुन लेता था और महफिल में आके वो बातें जो है वो बढ़ा चढ़ा के बयान करता था और बाद में वो बातें कुछ सच भी साबित हो जाती थी। तो मंगू के जो साथी हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनकी नज़र में मंगू की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। यार ये तो बहुत सही बात करते हैं। इसकी एक मिसाल भी सिर्फसाने में दी गई है कि मंगू ने इटली की जो वार है उसके बारे में पेशन गोई की थी, वो पूरी हो गई थी, तो लोगों को मंगू पे बड़ा एतबार था। तो फिर इसमें यूँ होता है कि वो मंगू जो है वो अपने कांगे में एक नए कानून के बारे में सुन लेता है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि एक नया कानून आ जाएगा और उससे क्या हो जाएगा कि हिंदुस्तान जो है आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज़ों की जो ग़ुलामी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो ऐसा अपने माइंड बना लेता है, तो उसको इस नए कानून से बहुत जो है उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। वो अपने बहुत जज्बात का इजहार कर रहा होता है, वो बहुत खुश होता है, वो बहुत बेचैनी से 1 अप्रैल का इंतज़ार कर रहा होता है कि 1 अप्रैल को नया कानून नाफिज होगा। एंड में इस तरह होता है कि वो 1 अप्रैल को सुबह सुबह अपने घोड़े को सजाया होता है, घोड़े को एक नई कुल्गी, नया ताज पहनाया होता है, वो बाज़ार में निकल जाता है, लेकिन उसको कहीं पे भी नया कानून नाफिज हो गया होता है, लेकिन उसको कहीं भी तब्दीली नज़र नहीं आ रही होती, उसको चेंज नज़र नहीं आ रही होती, सब कुछ वैसे का वैसे होता है। तो फिर यहाँ उसकी एक अंग्रेज़ गोरे से क्या हो जाती है, फ़ाइट हो जाती है। असल में मंगू को अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, क्योंकि अंग्रेज़ों का रवैया उसके साथ बुरा होता है। तो उससे एक सवारी मिलती है, ठीक है, उस सवारी के साथ पिछले साल उसकी झड़प हुई होती है और मंगू जो है बस खामोश हो गया होता है, अपनी बेइज्जती करा ली होती है उससे।
तो ये वही सवारी उसको दोबारा मिल जाती है। तो मंगू को याद आता है पिछले साल भी इसने बहुत बेइज्जती की थी। तो मंगू के माइंड में जो होता है अब नया कानून नाफिज हो चुका है, तो मंगू उस अंग्रेज़ सवारी जो है उसकी पिटाई कर देता है। और उसके बाद जो है पुलिस वाले मंगू को पकड़ के ले जाते हैं और मंगू चीखें मारता है कि जी नया कानून आ गया, नया कानून आ गया। लेकिन हकीकत में वही पुराना कानून नाफिज होता है। तो ये जो है सबक का पूरी स्टोरी है। आपके लिए सबक के मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा रिटन लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए सबक का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा तहरीर करें तो किस तरह होगा, तो एक लिखा हुआ मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा आपके साथ शेयर करते हैं और फिर अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। मरकज़ी ख्याल ये है कि सआदत हसन मिंटो की कहानी नया कानून का मरकज़ी ख्याल ये है कि आम आदमी जैसे मंगू कोचवान ने कवानीन और निज़ाम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है तो इनसे इसकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और अंग्रेज़ों का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। ताहम जब नया कानून नाफिज होता है तो उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती और उसकी उम्मीदें हकीकत की तलखियों से टकरा कर बिखर जाती हैं। खुलासा अफसाना नया कानून की कहानी तांगा चलाने वाले मंगू कोचवान के गिर्द घूमती है। मंगू कोचवान अपने अड्डे में एक दानिश्वर और ख़बरों का माहिर समझा जाता है जो अपने साथी कोचवानों के लिए मालूमात का ज़रिया है। अगरचे उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर है, लेकिन अपने तांगे में सफ़र करने वाली सवारियों की बातें सुन कर मंगू को दुनिया भर की मालूमात हासिल होती हैं। एक रोज़ किसी मुसाफिर से स्पेन की जंग की अफवाह सुनकर मंगू ने सबको बता दिया कि स्पेन में जंग होने वाली है। कुछ दिन बाद वाकई जंग छिड़ जाती है। इस किस्म के वाक़यात ने मंगू की अहमियत अपने साथियों की नज़रों में बढ़ा दी। एक रोज़ मंगू मुसाफिर की बातों से पता चलता है कि हिंदुस्तान में जल्दी एक नया कानून नाफिज होने वाला है जिससे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा और हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। मंगू चूँकि अंग्रेज़ों से बहुत नफ़रत करता है, ख़ास तौर पर छावनी के गोरे उसे सताते हैं और उसके साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक करते हैं, इसलिए यह ख़बर मंगू के दिल में खुशी और उम्मीद की एक लहर दौड़ा देती है। मंगू नए कानून के नफाद के बारे में बहुत पुरजोश हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ इस पर अक्सर गुफ्तगू करता रहता है। वो समझता है कि नए कानून के नफाज से अंग्रेज़ों की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिलेगी। वो नए कानून को देखने के लिए बेहद बेकरार हो जाता है और इसे एक नई चीज़ समझता है जो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगी। पहली अप्रैल को जब नया कानून नाफिज होने वाला था, मंगू अपने तांगे पर सवार होकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का चक्कर लगाता है ताकि नए कानून के असरात देख सके, मगर उसे हर चीज़ वैसी ही पुरानी नज़र आती है। उसका दिल मायूसी से भर जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सब कुछ बदल जाएगा। इसी दौरान एक गोरा उसे बुलाता है। मंगू का गुस्सा फूट पड़ता है। पिछले बरस भी इस गोरे के साथ झगड़े की याद पैदा हो जाती है। मंगू कानून के नफाज के ख्याल से पुरजोश होकर गोरे को पीटने लगता है। उसे यकीन होता है कि नया कानून अब अंग्रेज़ों के जुल्म को ख़त्म कर देगा। लोग जमा हो जाते हैं। पुलिस के सिपाही मंगू को गिरफ्तार कर लेते हैं। मंगू नए कानून के नफाज की बात करते हुए थाने में पहुंचता है, मगर पुलिस इसे हवालात में बंद कर देती है और बताती है कि कानून अब भी पुराना ही है। उस रोज़ शाम के करीब शाम के वक्त, यानी शाम होने वाली थी, शाम होने से कुछ देर पहले, जब वो अड्डे में आया, वो जगह, वो उसकी बैठक, वो जहाँ पे उसके बहुत सारे घोड़े खड़े होते थे, जिस तरह लारी अड्डा होता है ना, तो इस तरह वो घोड़ों का अड्डा होता था। तो वहाँ बहुत सारे घोड़े शाम के वक्त खड़े हो जाते थे और सारी रात वहाँ पे होते थे। तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तिमतिमाया मतलब चमक रहा था। कोई उसके पास बहुत जज्बात थे, उसके ज़्यादा थे। कोई बात सुनाने के लिए बेकरार था, तो उसका चेहरा चमक रहा था, तिमतमा रहा था। तिमतमाता है वो इस तरह है कि अगर आप धूप में से कोई बंदा चल के आए तो आप देखो तो उसके चेहरा जो है वो ग्लोरियस होता है। तो हम कहते हैं ये तिमतमाता हुआ चेहरा है। हक्के का दौर चलते चलते
हुक्के का दौर इस तरह होता था कि हुक्का आप लोगों ने गांव में देखा होगा, एक हुक्का होता है, उसके साथ एक पाइप होता है, उसमें तंबाकू जल रहा होता है, वो पाइप होता है, वो पाइप में लेके इस तरह खींचते हैं, ठीक है, इस तरह हुक्के का पाइप होता है वो, उसको और फिर धुआं निकालते हैं, ठीक है। तो उसको फिर वो एक बंदा पाइप लेता है, फिर दूसरे को दे देता है, वो करता है, फिर तीसरे को दे देता है। तो सारे जितने भी लोग बैठक में बैठे होते हैं सब जो है एक एक कश लगाते हैं। सिगरेट की जगह हुक्का होता था। तो हुक्के का इसको कहते हैं हुक्के का दौर चलना। तो हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद, यानी हिंदू और मुसलमानों के आपस में फाइट्स होते रहते थे, इसको हिंदू मुस्लिम फसाद कहते थे, कि बात छिड़ी, बात चल पड़ी, ठीक है, यानी बातों बातों में वो बात निकल आई। तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी। पगड़ी सर पर कपड़ा होता था, सर पर बांध लेते थे, तो उसको पगड़ी कहते थे। अब भी सेंट्रल पंजाब वगैरह में अभी भी गर्मियों में ये चीज़ पहन लेते हैं लू से बचाने के लिए। और बगल में दाब कर, बगल में यानी इस तरह, बगल में इस तरह उसने यहाँ पे उसने दाब दी, बगल में इस तरह रख ली, यानी पगड़ी अपने सर से उतार ली और अपनी बगल में इस तरह ले ली, तो इसको कहेंगे बगल में दाब कर। बड़े मुफक्किराना यानी बहुत फिक्र करने वाला, यानी बहुत समझ बूझ रखने वाला, बहुत अक्लमंद हुआ, मुफक्किराना लहजे में कहा। ये किसी पीर यानी कोई बुजुर्ग, कोई पहुँचे हुए रूहानी बुजुर्ग, बद्दुआ का नतीजा है, रिजल्ट है। आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियाँ चलती रहती हैं। चाकू और छुरियाँ आपस में लड़ाई होती रहती है। और मैंने अपने बड़ों से सुना है, अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से यानी अपने बुज़ुर्गों से बात सुनी है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था, किसी दरवेश को दिल दुखाया था, उसको खफा किया था। उस दरवेश ने जल कर ये बदवा दी थी। जल कर मतलब गुस्से में आकर, यानी वो बहुत उसको गुस्से में जलाल में आके बदवा दे दी थी कि जा, तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहे, यानी तुम्हारे मुल्क में, हिंदुस्तान में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज मतलब हुकूमत ख़त्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। जब से अकबर बादशाह की हुकूमत ख़त्म हुई है, हिंदुस्तान में मुसलसल फसादात जो है वो हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी, एक गहरा सांस लिया, तो उसको ठंडी सांस कहते हैं। बात करते करते रुक गया और फिर हुक्के का दम लगाकर, एक कश लगा के अपनी बात शुरू की। एक सांस लिए, ठंडी सांस ली, और फिर हुक्के का लेके ताज़ा दम हो गया, और फिर अपने आगे जो है वो अपने किस्से शुरू कर दिए कि ये कांग्रेसी दो पार्टी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाले, तो कहते हैं कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं, ये चाहते हैं हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। मैं कहता हूँ अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहे मतलब कोशिश करते रहे, तो कुछ ना होगा। 1000 साल आप कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान आज़ाद कराने की, आप हिंदुस्तान आज़ाद नहीं करवा सकते। क्यों? बड़ी से बड़ी बात ये होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर लेंगे कि अंग्रेज़ यहाँ से गवर्नमेंट छोड़ के चला जाएगा, कोई इटली वाला आ जाएगा, इटली से कोई अंग्रेज़ चला जाएगा, एक हुक्मरान चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, या वो रूस वाला जिसकी बाबत मैंने सुना है बहुत तगड़ा आदमी है, रूस का हुक्मरान, या वो आ जाएगा, बहुत तगड़ा बंदा है, बहुत मशहूर है, ठीक है। तो रूस से जो है या वो आ जाएगा इटली, यानी एक हुक्मरान चला जाएगा, दूसरे हुक्मरान आके आप पे हुकूमत करने लगेंगे। लेकिन हिंदुस्तान सदा मतलब सदियों तक, हमेशा सदा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल गया था, अब एक नई तड़ी लगा रहा है, बात से बात निकली तो थोड़ा तड़का डाल रहा है कि पीर ने ये बदुआ भी दी थी। पीर ने ये भी कहा था कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी बाहर के आदमी आके हुकूमत करते रहेंगे। तो इस पैराग्राफ की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। अहम इबारात की तशरीह। सादातों के अफसाने नए कानून में पेश करदा इक़्तिबास इस वक्त का है जब मरकज़ी इक़्तिदार मंगू शाम के करीब अपने अड्डे पर वापस आता है। उस वक्त उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर सुर्ख होता है, वो कोई नई खबर सुनाने के लिए बेकरार होता है। ये इक़्तिबास उस दौर की अक्कासी करता है जब हिंदुस्तान पर बरतानवी राज के तहत था और आज़ादी की तहरीक ज़ोरों पर थी।
लोग है कप पीते हुए बातें करते हुए हिंदू मुस्लिम फसादात का जिक्र चल पड़ता है तो उस्ताद मंगू अपनी पगड़ी उतार कर बगल में दबा लेते हैं, यूँ जाहिर करता है जैसे वो कोई ख़ास बात करने वाला हो। मंगू के मुताबिक ये किसी पीर या बुजुर्ग की बद्दुआ का नतीजा है जो आए रोज़ मुसलमानों और हिंदुओं में फसादात होते रहते हैं। वो मौजूदा मसाइल को माजी की रवायात और वाक़यात से जोड़ते हुए इस सिलसिले में अपने बुज़ुर्गों से सुनी हुई अकबर बादशाह और एक दरवेश की बद्दुआ का जिक्र करता है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया तो बदले में दरवेश ने नाराज़ होकर बद्दुआ दी थी कि तुम्हारे मुल्क में हमेशा फसादात ही होते रहें। मंगू अपनी बात की दलील यूँ पेश करता है कि जब से अकबर बादशाह का दौर ख़त्म हुआ है हिंदुस्तान में मुसलसल फसादात ही होते जा रहे हैं। फिर एक लंबा सांस लेकर मंगू हक़ का खश लगाकर ताज़ा दम होकर गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए एक नया मौजू शुरू कर देता है। वो कांग्रेस और आज़ादी की तहरीक के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहता है कि कांग्रेस की जानिब से हिंदुस्तान आज़ाद कराने की सब कोशिशें बेकार की कोशिशें हैं। उसके नज़दीक 1000 साल जद्दोजहद से भी हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं हो सकता क्योंकि उस पर हमेशा बैरूनी ताकतों का राज रहेगा। बरतानिया चला जाए तो इटली या रूस आ जाएगा क्योंकि बुजुर्ग की बददुआ में ये बात भी शामिल थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा दीगर अक़वाम हुकूमत करते रहेंगे। ये इक़्तिबास मंटू के उसलूब की बेहतरीन मिसाल है जहाँ वो आम आदमी की ज़ुबान और अंदाज में गहराई और पेचीदा बातें बयान करते हैं। मंगू के ख़यालात में मौजूद सियासी हालात वाक़यात और समाजी मसाइल का इम्तजाज मिलता है। ये इक़्तिबास इस वक्त के समाजी और सियासी हालात की अक्कासी करता है। उसने सुबह के सर्द धुंधलके सुबह के सर्द मतलब ठंडा, धुंध लगे नहीं धुंध फैली। सुबह का ऐसा वक्त था कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और धुंध फैली होती है। मैं कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया। वो बाज़ार नैरो स्ट्रीट्स में भी गया और बड़े हाईवे रोड्स में हैं उसमें भी, तो तंग बाज़ारों में भी गया, खुले बाज़ारों में भी गया। सुबह का वक्त था, बहुत सर्दी थी, धुंध फैली हुई थी। तो धुंध लगे के वक्त, सुबह धुंध होती है बाद में गायब हो जाती है, तो उसको धुंध लगे का वक्त कहते हैं। तो धुंध लगे में उसने तंग गलियों में भी गया और बड़ी बड़ी सड़कों पर भी गया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नजर है, हर चीज़ ओल्ड नजर है। अब मंगू क्या कर रहा था? मंगू रोड पे आया था, नया कानून आया हुआ तो वो ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? कि नए कानून में तब्दीली होगी, नए रंग होंगे, नई चीज़ें होंगी, बाजार सजे हुए होंगे, लेकिन उसको हर चीज़ पुरानी नजर आ रही। ठीक है, आसमान की तरह पुरानी। जिस तरह आसमान ओल्ड है तो बस हर चीज़ जो है आसमान, यानी आसमान को आप देखो तो रोज़ जिस तरह होता है आज भी उसी तरह, कोई नई चीज़ आसमान पे नहीं है। तो सारे बाजार भी उसी तरह उसको नजर आ रहे थे। उसकी निगाहें मतलब साइड आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी। कोई नया रंग, कोई नई चीज़, नई तैयारी, नया इस्तकबाल, नई जश्न कोई देखना चाहते थे। वो चाहता था जिस तरह लोग जश्न मनाएं इस तरह का कोई मंजर देखना चाहता था। मगर सवाए उस कलगी घोड़े के ऊपर सर पे एक टोपी पहनाई होती है, उस पर परों से बनी हुई, उसको कलगी कहते हैं, कि जो रंग बिरंगे परों से बनी थी, जो मुख्तलिफ़ कलर के खूबसूरत परों से बनी हुई थी, और उस घोड़े के सर पर जमी हुई थी, यानी फिट थी, और सब चीज़ें पुरानी नज़र आई थी। इस घोड़े के सर पर जो उसने ताज फिट किया हुआ था वो नया था, बाकी हर चीज़ पुरानी थी। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में, नए कानून आ रहे इस खुशी में 1 मार्च को चौधरी खुदा बख्श, 1 मार्च, 1 महीना पहले चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने वाला सिस्टम करेंसी होती थी, तो 14.5 आने में उसने ख़रीदी थी, परचेस की थी। इस इबारत की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगली इबारत की तरफ जाते हैं। ये इक़्तिबास सादत हसन मिंटो के अफसाने पर मुश्तमिल सबक नए कानून से लिया गया है, जिसमें हिंदुस्तान में नए कानून के नफाज के वक्त की मंजरकशी की गई है। ये इक़्तिबास उस लम्हे की अक्कासी करता है जब मरकज़ी किरदार मंगू कोचवान सुबह के वक्त अपने तांगे के साथ बाज़ारों का चक्कर लगा रहा है। मंगू नए कानून के नफाज की उम्मीद में था और उसकी निगाहें नए कानून के आने की खुशी में किसी नए मंजर के तलाश में थी, मगर उसे हर चीज़ पहले जैसे नज़र आती है। वो सोच रहा था कि बाज़ार और आसमान पर आज कोई और ही रंग होंगे, मगर हर चीज़ आसमान के पुराने रंग जैसी ही थी, सिवाय परिंदों के मुख्तलिफ़ रंगों के तरों के बने हुए उस ताज के जो उसके घोड़े ने पहना हुआ था। नए कानून के आने की खुशी में यह खूबसूरत ताज उसने 1 महीना पहले ही चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में ख़रीद रखा था, मगर आज मंगू बाज़ार में हर चीज़ पुराने रंग में देखकर शदीद मायूसी का शिकार हो गया। इस इक़्तिबास में मंगू की उम्मीदें और उसकी शिकस्त की अक्कासी की गई है। ये इक़्तिबास इस बात की निशानदेही करता है कि आम आदमी किस तरह इस कानून की
आमद को एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखता है। मंगू की तरह बहुत से लोग नए कानून की आमद को एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देख रहे थे, मगर हकीकत में कुछ भी नहीं बदला था। मिंटो ने इस बात की बहुत खूबसूरत अक्कासी की है कि किस तरह सामाजिक और सियासी तब्दीलियाँ आम आदमी की ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं लाती। वही है, उसने ये लफ्ज़ अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए, रिपीट किए। यानी मंगू क्या कर रहा था, वो नए कानून ढूंढने के लिए निकला हुआ था, तो वहाँ उसको एक सवारी मिल गई। तो अंग्रेज़ सवारी, वो उसके नज़दीक गया तो उसको याद आ गया कि ये तो वही था जिसके साथ पिछले साल मेरा झगड़ा हुआ था। मुंह के अंदर ही अंदर दोहराया। यानी उसने मुंह में कहा वही है, लेकिन आवाज़ मुंह से बाहर नहीं निकली, अपने अंदर उसने कहा वही है। और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया, उसे मुकम्मल यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा है, सामने जो अंग्रेज़ खड़ा है वही था। कौन था? जिससे पिछले बरस प्रीवियस ईयर उसकी झड़प मतलब झगड़ा, फाइट हुई थी, और वो उस ख्वाम के झगड़े में, और बस फजूल का झगड़ा था, ख्वाम लाजमी उसके सर पर मुसलत हो गया था, जिसका बाइस क्यों हुआ था? 22 वजह। गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। गोरे ने शराब पी हुई थी तो उसके नशे में आ गया था। दिमाग पर शराब चढ़ना यानी शराब के नशे में धुत हो जाना। तो शराब के नशे में वो ओल फोल बकता है, उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता। तो इस वजह से झगड़ा इस वजह से हुआ था, गोरा शराब के नशे में था। उसे तोवन व करहन यानी ज़बरदस्त बहुत सी बातें बर्दाश्त करना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, उसने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया, नहीं उसको ठीक कर दिया होता, बराबर कर दिया होता। बदमाशी कर रहा था, एक दो लगाए होती, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, यानी उसको मार मार के दुम्बा बना दिया होता। मगर वो किसी ख़ास मसलहत कोई ख़ास वजह थी, मसलहत थी सुलह करने के लिए की बिना पर खामोश हो गया। यानी कोई सॉलिड रीज़न थी जिस वजह से वो खामोश हो गया, वरना वो चाहता तो इस गोरे को अच्छी तरह टिकाई करके इसके दिमाग जो है वो दुरुस्त कर सकता था। उसको मालूम था, वो जानता था ये इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला मतलब अदालत का गुस्सा, अदालत के जो फैसला करेगी सारा का सारा बर्दाश्त करना पड़ेगा, आम तौर पर कोचवानों पर ही गिरता है। तो अदालत जो भी फैसला करेगी सज़ा जो है उसको ही मिलेगी, अंग्रेज़ को कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से उसने उस गोरे के साथ झगड़ा नहीं किया था। लेकिन अब नया कानून आ गया था तो उससे बाद उसने जो है उस घोड़े को सही पकड़ के धो डाला था। तो इस इबारत की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं। ये इक़्तिबास सआदत हसन मिंटो के अफसाने पर मुश्तमिल सबक नया कानून से लिया गया है, जिसमें हिंदुस्तान में नए कानून के नफाज के वक्त की मंजरकशी की गई है। इस इक़्तिबास में मरकज़ी किरदार मंगू कोचवान के अंग्रेज़ गोरे के दरमियान होने वाले तलख़ तजुर्बे की मंजरकशी की गई है। मंगू को जब एक बार फिर उस गोरे का सामना करना होता है जिससे पिछले साल उसकी झड़प हो गई थी, नए कानून के नफाज पर किसी किस्म की तब्दीली न देखकर मंगू शदीद मायूसी का शिकार होता है। ऐसे में छावनी में अचानक एक अंग्रेज़ सवारी तांगे में सवार होने के लिए मंगू के तांगे में कदम रखती है। गौर से देखने पर मंगू को याद आ जाता है ये वही अंग्रेज़ है जिससे उसकी पिछले बरस झड़प हुई थी। तो अचानक मंगू के जज्बात भड़क उठते हैं। मंगू को याद आता है पिछले साल का झगड़ा महज गोरे के शराब के नशे में होने की वजह से शुरू हुआ था। मंगू को उस झगड़े में ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था, क्योंकि उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए मामले को तूल देने से गुरेज किया था। उस्ताद मंगू अगर चाहता तो उस अंग्रेज़ की तबीयत साफ़ कर सकता था, बल्कि उसकी अच्छी खासी ठिकाई भी कर सकता था। लेकिन मंगू को मालूम था इस किस्म के झगड़ों में अदालतें सारा कसूर गरीब कोचवान का ही समझेंगी और सारी सज़ा भी उसी को मिलेगी। इस वजह से वो खामोश रहा था। मिंटो ने इस इक़्तिबास में इस बात को बखूबी बयान किया है कि किस तरह आम आदमी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ताकतवर अफराद के सामने झुकना पड़ता है। मिंटो ने इस इक़्तिबास के ज़रिए अहम अदालती निज़ाम की नाइंसाफ़ी को भी उजागर किया है, जहाँ आम आदमी को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम पे पहुँचा। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह इस सबक की कुछ मज़ीद इबारात की तशरीह और उनके सवालात के जवाबात के साथ और हलशुदा मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
you